जन बदलाव पार्टी ने एक प्रेस जारी कर नाना सोनवरे की मौत के मामले में निष्पक्ष सीआईडी जांच की मांग की है। पार्टी के अनुसार 12 अप्रैल 2026 को दर्ज मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और बाद में नागपुर सेंट्रल जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवने की खास रिपोर्ट नागपुर समय के लिए। एक आरोप में एक व्यक्ति जो है वो उसी बारात में रहता है और वो बारात में जब वहाँ के जो बाबा कहलाते हैं, वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, उनके बोलने पे नाना को मारा गया। रात में 8 बजे से लेके तो रात के 3 बजे तक। चश्मदीद गवाह वसीम भाई हमारे साथ है। वो उस वक्त अपनी सज़ा वहाँ पे काट रहे थे। वो भी उनका एक झूठा ही केस था, वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहे थे और उस वक्त उन्होंने देखा कि उसको किस तरीके से मारा जा रहा है। बीच बचाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई किसी को वहाँ पे, देखो जेल में ऐसा है सिस्टम कि कोई किसी को हाथ लगा नहीं सकता। वो जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे के पूरे वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और 24 घंटा बारात के सामने एक गार्ड जो है वो खड़ा रहता है। लेकिन जब उसको मारा जा रहा था तो गार्ड एकदम शांत बैठा हुआ था। केस के वजह से मैं भी अंदर ही था। 8 तारीख को अंदर हुआ था, 9 को जेल पास हुआ था और नाना सोनभर से 13 या 14 तारीख को जेल पास होकर के आया था लड़का। आदान में ही था, मैं भी बैरिक नंबर 2 में। आने के बाद में सेम डे में उसको फर्स्ट डे में शाम को किसी वजह से बात पर उसको मारा जा रहा था। तो ये सिलसिला रात भर चला। रात में 3 बजे तक के उसको कम से कम 5 से 6 बार बहुत बेरहमी से लात घूसों से मारा गया। अब वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे, लेकिन वो जो मारने वाला जो कैदी है ऑलरेडी सज़ा में है। उन लोगों की वहाँ दादागिरी चलती है। जेल प्रशासन ने उनको इतनी छूट दे के रखा है कि वो किसी को भी मार सकते। अब वो वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन तकलीफ़ हुई थी हमको इस मामले में। सोचे थे कि कुछ करेंगे करके, लेकिन जब 2 दिन बाद उस 3 बजे रात में उसको नाना को वहाँ से बैरिक से 2 नंबर बैरिक से आदान से हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किए। हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने के 2 दिन के बाद खबर आई। वो भी खबर ऐसी कि कुछ लोगों को ही पता चला था कि वो लड़का मर चुका है करके जेल के अंदर। तो ये चीज़ से तकलीफ़ हुई थी मुझे, क्योंकि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया था और शायद मुझे लगा कि शायद उसी वजह से उसकी मौत हुई। मैं नहीं जानता था कि बाहर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जेल के अंदर मेरे सामने में जो कुछ भी हुआ मैंने अब जो अपनी आंखों से देखा, फिर वो लड़का मर गया। तो ये चीज़ मैं खुद उठाना चाहता था इस मुद्दे को बाहर आकर, क्योंकि जो कैदियों को जो छूट दे के रखे प्रशासन ने, वो वहाँ पर हर किसी के साथ में ये चीज़ें करते। मतलब उनकी दादागिरी चलती है और प्रशासन के तरफ से उनको कोई डर नहीं है। और ना वो लोग खड़े रहने के बाद में भी एनी टाइम वहाँ पर एक बंदा खड़े ही रहता है प्रशासन का ड्यूटी पे, लेकिन वो लोग ने उसको एक भी बार हमारे सामने किसी ने उसको रोके नहीं। उसने सो रहा था जब, तब भी लातों से मारा उसको। खड़ा था तो हाथों से मारा, बहुत बेरहमी से मार रहा था। रात के 3 बजे तक के तकरीबन 4 से 5 मरतबा उसको उसने मारा। कैदी को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता, लेकिन शक्ल से मैं अच्छे से पहचानता हूँ उसको। अब मैं जेल से छूटा हूँ 23 तारीख को। उसके बाद से मैं ये परिवार से कांटेक्ट करना चाह रहा था। 1-2 दिन के बाद से मैं लग गया था कि इनको ढूंढने के लिए, कि मैं मिलूँगा और इस मामले को इनके सामने रखूँगा। हो सके तो मैं इस मुद्दे को खुद उठाऊँगा करके। यश भाई के बारे में भी मैंने जेल से ही सोचा था कि यश भाई से मिलूँगा करके। तो मैंने निकलने के बाद इनको भी ढूंढने की कोशिश किया, उसमें मुझे 8 दिन लग गए। 8 दिन के बाद पता चला कि ये ऑलरेडी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो भाई से मैं मिला, इनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला और सारी सच्चाई जो मेरे सामने जो जेल के अंदर हुई थी वो मैंने बताया। कैदियों ने प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से केस दिख रहा है वहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि नाना के पिताजी की जो 3 एकड़ ज़मीन थी उसके ऊपर इन पुलिस वालों की नज़र है, ऐसा हमारा आरोप है। दूसरा, हर हफ्ता जो पहुँचाया जाता था वो हफ्ता देना बंद कर दिया था, इसलिए क्योंकि आप जब वो एफआईआर रिपोर्ट पढ़ोगे तो वो एफआईआर रिपोर्ट में जिस तरीके से उस एफआईआर को ड्राफ्ट किया गया कि नाना ने उस फलाना महिला के साथ उसको दारू पिला के रात भर कंटिन्यू
उसका बलात्कार किया। महिला जो उसकी वाइफ है और मेडिकल के जो रिपोर्ट्स है वो क्लियरली दर्शा रहे हैं कि ये पति पत्नी का संबंध, मतलब ये सेक्स कर नहीं सकता। दूसरा, वो जो ड्राफ्टिंग की गई है एफआईआर की, वो जो कंप्लेंट हुई है, वो कंप्लेंट इतनी ज़बरदस्त है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग। काटोल में जो जहाँ पे ये हादसा जो हुआ है, काटोल में नरखेड़ से काटोल जाने के लिए जो 40 मिनट का वक्त लगता है, तो उस वक्त को भी कैलकुलेट किया गया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वसीम को नाना कहता है कि भाई मेरे को झूठे आरोप में फंसाया गया और मेरी गाड़ी भी कहाँ है मुझे नहीं पता। तो उसकी गाड़ी जो है वो जेन्युइनली खराब हुई थी वहां पे, और वो रात भर उस लॉज में रुका भी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि वो कर ही नहीं सकता। तो इसको प्रॉपरली फंसाया गया। दूसरा, अरेस्ट के बाद 24 घंटों के अंदर वो आरोपी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसकी कस्टडी, एक तो पीसीआर मिलता है या फिर एमसीआर मिलता है, क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये उनसे 14 तारीख को मिलने गए उसके पिताजी, तो पुलिस वालों ने उनको किस हक से मारा? क्या पुलिस वालों के पास अधिकार थे उसको रात भर मारने के? ये जो सवाल आके जो बता रहे हैं या जो रेवतकर बता रहे हैं, क्या इनके पास अधिकार थे उसको मारने के? उसके बाद आप एक और बात समझ लीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पहले उस आरोपी का मेडिकल टेस्ट होता है। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि आरोपी को मेडिकली पेश ही नहीं किया जाता, उसको फुल स्लीव्स के कपड़े वपड़े पहना के, जैसा वसीम बता रहा है कि जब वो आया था जेल में तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के था, उस घाव दिख नहीं रहे थे उसके। तो क्या यहां पे मेडिकल डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है? तीसरा, जब जेल में डाला गया तब उसको कपड़े उतारे जाते हैं एक कैदी के, उसके मार्क्स चेक किए जाते हैं। तो अगर उसको वो जो मार पड़ी थी, रेप विक्टिम के जो घरवाले थे जो जिन्होंने उसको खेत में मारा था, अगर उनको वो वाली मार पड़ी थी और वो इतना सीरियस था कि वो 2 दिन के बाद मरने वाला था, तो वो तो मेडिकल में दिख जाता। दूसरा, पुलिस वालों ने जो उनको मारा है, पुलिस वाले बराबर अपनी गलतियों को, इसके पहले जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था कि एक प्रेग्नेंट महिला को कैसे पागल खाने में डाल दिया जाता है, वो केस में भी बराबर फेक एमएलसी बनाया था, जो बच्चा उसके पेट में था और आज भी है वो बच्चा जिंदा उसके पेट में। मेडिकली वो बताया गया कि भैया वो बच्चा मर गया करके। पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जेल प्रशासन में उसकी मौत हो जाती है। तो हमारा ऐसा क्लियर मानना है कि ये कस्टोडियल डेथ नहीं, ये कस्टोडियल मर्डर है। ये चोर मौसेरे भाई को बचाने वाला काम है, जहाँ पे एक 36 साल के युवा जो मेडिकली खुद ही ग्रस्त था, उसकी बीवी बता रही है कि वो नहीं कर सकता, उसको इस मामले में फंसाया गया। और फंसाने के बाद चलो मैं मान के चलता हूँ कि उसने अगर ये घिनौना कृत्य किया भी होगा तो उसके लिए माननीय न्यायालय एक प्रक्रिया थी, उसके पहले ही उसको मार डाला। क्यों? वहां पे तो 150 कैदी थे, बराबर। बराक नंबर 2 अदान वाले कोठड़ी में 150 कैदी थे, तो इसी को क्यों रात भर मारा गया? किसी पुलिस वाले के बोलने पे मारा गया या पुलिस वाले को बचाने के लिए मारा गया? हमारी डिमांड है माननीय गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से, हम उनसे बहुत जल्दी मिलेंगे, इसके ऊपर सीआईडी की जांच हो। जितने पुलिस वाले हैं उनका सीडीआर, उनके फोन का सीडीआर निकाला जाए कि उनकी किस किस से बात हुई थी, नरखेड़ थाने से लेके तो जेल प्रशासन तक इनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जाए। जिस दिन उसको जेल में एमसीआर में डाला गया था, उस दिन से लेकर उसकी मौत तक का सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए और पब्लिकली मीडिया के सामने बताया जाए। और अगर ऐसे ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, रिट पिटीशन के माध्यम से सोनभर से परिवार को हम लोग न्याय दिलाएंगे। आने वाली 7 तारीख को, मतलब परसों के दिन, भगवान रविदास की जयंती है, जो एक चर्मकार समाज के गुरु थे। गुरु तो सभी के थे, हमारे भी थे, लेकिन ये चर्मकार समाज से आते हैं और आज ये न्याय मांग रहे हैं। किन से? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय कहने वाली पुलिस से, जिनका काम है रक्षा करना, लेकिन भक्षक बन के वो ये कृत्य कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए।
अनेक जेन्युइन केसेस जब आते हैं तो पुलिस वाले केसेस नहीं लेते, आप सबको पता है। जब तक आप लोगों का फोन नहीं जाता, किसी नेता का फोन नहीं जाता, किसी एक्टिविस्ट का फोन नहीं जाता, किसी मीडिया का फोन नहीं जाता, पुलिस वाले जो है वो केस नहीं करते, एफआईआर नहीं करते। कौन काम बढ़ाएगा, कौन चार्जशीट पेश करेगा, कौन पंचनामा करेगा, इतना बड़ा प्रोसेस कौन फॉलो करेगा? इसके लिए जेन्युइन केस को नहीं लिया जाता, लेकिन यही आप फेक केस करने के लिए बोल दो।